ऑलराइट, हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जिन लोगों में क्लिनिकली डायग्नोज होता है, यानी डॉक्टर डायग्नोज कर लेते हैं कि मरीज़ में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, तो उसको कंफर्म करने के लिए, कॉज को जानने के लिए एमआरआई जांच के रूप में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो एमआरआई कैन डायग्नोज इफ देयर इज इंट्राक्रैनियल ट्यूमर, अगर कोई ट्यूमर है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर जो होता है वो अगर है तो उसे डायग्नोज कर सकता है जो। लेकिन वेस्कुलर कॉम्प्रेशन अगर है, कोई ब्लड वेसल विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, एमआरआई वेस्कुलर कॉम्प्रेशन को डायग्नोज नहीं करता। तो वेस्कुलर कॉम्प्रेशन डायग्नोज करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, एंड वन ऑफ दोज इन्वेस्टिगेशन विच कैन डायग्नोज वेस्कुलर कॉम्प्रेशन इज एमआर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल्स की ग्राफी करना, एमआर एंजियोग्राफी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट कैन डायग्नोज वेस्कुलर कॉम्प्रेशन। तो देखिए, जब किसी मरीज़ में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया अगर डायग्नोज हो गया तो उसमें कोई स्पेशल कॉज है, लाइक ट्यूमर है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, फिर तो इलाज अलग हो जाता है। लेकिन लाइक वेस्कुलर कॉम्प्रेशन अगर है तो मरीज़ में आराम के लिए, है ना, जो डिस्फंक्शन पैदा हो गया है इसकी वजह से, उसके लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उसमें लाइक नर्व स्टेबलाइजिंग ड्रग्स होती हैं, है ना, यानी नर्व जो उसमें जो डिस्फंक्शन हो गया है वो बार बार डिस्चार्ज कर जाता है बात बात पर, और जिससे दर्द का अटैक होता है, एपिसोड्स होते हैं। तो नर्व को स्टेबलाइज करने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो वही दवाएं हैं जो एपिलेप्सी में, मिर्गी में इस्तेमाल की जाती हैं, जो वही दवाएं हैं। तो जैसे कार्बामाज़ेपिन है, एंटी एपिलेप्टिक दवा का मतलब एपिलेप्सी को कंट्रोल करने वाली दवाएं, तो कार्बामाज़ेपिन है, या इसी का डेरिवेटिव है ऑक्सकार्बाज़ेपिन, राइट। इसमें कम एडवर्स इफेक्ट्स होने की संभावना है। फेनिटॉइन है, सोडियम वेलप्रोएट है, टॉपिरामेट है, लेमोट्रिजीन है, गाबापेंटिन है ना। इसमें इन सब में कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट्स होने की संभावनाएं होती हैं, यानी इन दवाओं को खाने से कुछ परेशानी होने की संभावना, राइट। जैसे इन दवाओं के खाने से सिडेशन होगा, एटेक्सिया होगा, हाथ पैर लड़खड़ाएंगे, स्किन में रैशेस होने लगते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन पर असर पड़ता है, राइट। सबसे कम नुकसान पहुंचा टॉक्सिक जो दवा होती है वो गाबापेंटिन है, राइट। तो देखिए, इतनी सारी दवाओं के नाम इसलिए लिखे जाते हैं बिकॉज सम टाइम अगर एक पेशेंट एक दवा टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एक दवा को खाने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम दूसरी दवा को ट्राई कर सकते हैं। देयर आर होस्ट ऑफ ड्रग, कई तरह की दवाएं हमारे पास मौजूद हैं। दूसरा एक ये भी होता है कि मान लीजिए एक दवा जैसे फेनिटॉइन दिया गया, उसका असर नहीं हो रहा है, तो वी कैन ट्राई सम अदर ड्रग। यानी मतलब एक ही बीमारी का इलाज करने के लिए कई सारी दवाएं जो होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि समटाइम एक दवा टॉलरेट नहीं होती, उससे प्रॉब्लम हो रही है, या दवा का असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी दवा की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम बैक्लोफेन जैसी दवा भी दी जाती है इनके साथ, जैसे जो मसल रिलैक्सेंट होती है, जो, राइट। और देखिए, अगर डेफिनेट पीरियड के लिए दवाएं देने के बावजूद अगर मरीज़ को आराम नहीं होता है, तो इट इज़ फॉर न्यूरोलॉजिस्ट टू डिसाइड कि वो न्यूरोसर्जन की एडवाइस लेता है, और न्यूरोसर्जन अगर ज़रूरी समझता है तो वो न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स करता है, न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स। सो if medical treatment does not work in trigeminal neuralgia, then surgical treatments are given, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक ओपन सर्जिकल टेक्निक है जिसमें क्रेनियम में, यानी खोपड़ी में, क्रेनियोटमी, यानी इसमें एक होल क्रिएट किया जाता है टू रीच द नर्व, और वहाँ पर जो इरिटेटिंग यानी कंप्रेसिंग वेसल, यानी जो आर्टरी या वेन नर्व को कंप्रेस कर रही होती, इरिटेट कर रही होती है, इट इज़ मूव्ड अवे, उसे नर्व से दूर हटा देते हैं। इट गिव्स रिलीफ, इससे रिलीफ मिल जाता है। इट इज़ ओपन सर्जिकल मेथड।
ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है बिकॉज इसमें क्रेनियम में, खोपड़ी में इंसीजन लगाकर छेद करके होल क्रिएट करके ब्रेन तक पहुंचा जाता है, तो इट इज़ स्लाइटली रिस्की, राइट। जैसे इसमें स्ट्रोक होने की संभावना, ब्रेन डैमेज होने की संभावना होती है। जो देयर आर सर लेस रिस्की प्रोसीजर्स जिसमें जो ट्राइजेमिनल नर्व के जो डिजीज्ड फाइबर्स होते हैं जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। राइजोटमी यानी नर्व फाइबर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं इसमें। तो इसमें लाइक परक्यूटेनियस यानी स्किन के थ्रू चीक्स में एक नीडल इंट्रोड्यूस की जाती है और नीडल इंट्रोड्यूस करके कोई केमिकल इंजेक्ट कर दिया जाता है डिजीज फाइबर्स में, या इलेक्ट्रोकोगुलेशन कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट से डिजीज फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो राइजोटमी शब्द का मतलब है कि डिजीज फाइबर को डिस्ट्रॉय करना, परक्यूटेनियस का मतलब इसमें छेद नहीं करना, इसके स्किन के थ्रू यहाँ पे नर्व में पहुँच जाते हैं। और स्टीरियोटैक्टिक शब्द का मतलब यहाँ पे होता है कि पहले से डिफरेंट मेथड से डिजीज़ को लोकलाइज कर लिया जाता है, लोकलाइज कर लेते हैं कि बीमारी कहाँ पर है। तो परक्यूटेनियस ऑलरेडी लोकलाइज्ड नर्व फाइबर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और इसमें लाइक एक नीडल का इस्तेमाल करते हैं और उस नीडल के ज़रिए या तो इलेक्ट्रिसिटी से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या उस नीडल के ज़रिए ग्लिसरॉल या कोई केमिकल इंजेक्ट करके नर्व फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो समटाइम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी की जाती है, इसमें भी डिजीज़ फाइबर्स को ऑलरेडी लोकलाइज कर लेते हैं, राइट। और लोकलाइज करने के बाद आयोनाइजिंग रेडिएशन, सिंगल शॉट में आयोनाइजिंग रेडिएशन दिया जाता है जो कि डिजीज़ फोकस को डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। तो दीज आर सर्जिकल मेथड्स। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने जो पढ़ा है, पहली बात तो यह है कि देयर इज समथिंग विच इज़ नोन एज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, राइट। लगभग इसके काफ़ी केसेस होते हैं इसके, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो इसको डायग्नोस करना है ना, ये नहीं कि हम खाली मरीज़ को ब्रूफेन कॉम्बिफ्लाम खिलाते रहें, इसको डायग्नोस करना और डायग्नोस करने के बाद उसको क्या कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर ना दिया जाए तो ऑब्वियसली इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इट इज़ बेसिकली डायग्नोस करना जनरल प्रैक्टिशनर का काम भी हो सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन करते हैं। इसका जो एक्सटेंट यानी कितने प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं इसके, ये बेसिकली हमें जानने की ज़रूरत थी जो है। ठीक है, थैंक यू।